Hello everyone. So today I am going to take up a new topic of CBSE class 10 syllabus, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So before beginning this chapter, do not forget to like, share or subscribe to this channel, because without your support this channel is nothing. So let's begin with the chapter Nelson Mandela. सो ये एक चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये कहानी नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी है। मतलब ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। कहानी का थीम क्या है कि अफ्रीका को पिछले 300 साल से वाइट्स रूल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कंट्री में अपार्थीड सिस्टम को लागू कर रखा था। इस सिस्टम में बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट्स और ब्लैक स्किन्स के बीच में। मतलब वाइट के पास सारे राइट्स थे, लेकिन ब्लैक्स के पास कोई भी राइट्स नहीं होते थे। ब्लैक्स वोट नहीं कर सकते थे, अपने हक के लिए कुछ बोल नहीं सकते थे, वाइट्स के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे, बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते थे। और यहाँ तक तो कि ब्लैक्स जो थे दे कुड नॉट इवन वर्क विथ वाइट्स, वाइट्स के साथ काम भी नहीं कर सकते थे। सो ये जो नेल्सन मंडेला थे ये अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इनके 27 ईयर्स के लिए इनफैक्ट इनको जेल में भी डाल दिया जाता है। फिर 1994 में ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहाँ पे होता है, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC 400 में से 252 सीट से जीत जाती है और इस पार्टी के लीडर नेल्सन मंडेला होते हैं। और इसके बाद नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का भी टैग दिया जाता है। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, वो एक राजनीतिक नेता थे और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब परोपकारी थे। वो ट्रूली इंटरनेशनल हीरो थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 1993 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और 1999 तक वो प्रेसिडेंट बने रहे थे, इस पद तक बने रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था जब उनका फर्स्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंटशिप कंप्लीट हुआ था। आज ये जो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है ये एक एक्सर्प्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, उन्हीं की लिखी हुई आत्मकथा से। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है इनॉग्रल सेरेमनी को, हिज इनॉग्रल एड्रेस को एज द न्यूली चोजन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये लेसन ट्रिब्यूट पे करता है उन ब्लैक हीरोज़ को, उन ब्लैक पैट्रियट्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रल सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण सेरेमनी होता है उसको, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी और उसको बहुत बहुत सारे पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज ने अटेंड किया था। व्हेन नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को प्रिथोरिया के एम्पी थिएटर में शपथ लेते हैं अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर, इस तरह का एटमॉस्फेयर उस दिन भी एम्पी थिएटर में रहा होगा 10 मई 1994 को, जब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने अपनी शपथ ली थी। दुनिया के कई देशों के इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे और इस हिस्टोरिकल मोमेंट को सक्सेसफुल बना रहे थे। वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दी थी और इस स्पीच में कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों का जिन लोगों ने इस फाइट में मेरा साथ दिया है। उन्होंने बताया कि करेज क्या होता है और इसी दिन अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था
कि अब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है। और वह ये भी कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब साउथ अफ्रीका में कभी भी कोई गुलामी नहीं करेगा, गुलाम नहीं बनेगा। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पर कभी भी कैसा भी दबाव नहीं बनाएगा। वो प्लेज करते हैं कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करेंगे और वो बताते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पर इस न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस न्यू बॉर्न फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लिबर्टी डार्क स्किन पीपल के लिए फ्रीडम है जो इतने सालों से डार्क स्किन की वजह से बैड ट्रीटमेंट झेल रहे थे। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इतने टाइम तक ये जो ह्यूमन डिजास्टर था, ये जो अपार्थीड सिस्टम को बोला गया है जिसमें ब्लैक्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, वेरी ब्रूटली, जो इतने टाइम से चला आ रहा था, अब हम इससे लिबरेट होंगे, हमें फ्रीडम मिलेगी जो कि एक एग्जाम्पल होगी दूसरों के लिए कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। वो बोलते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर अभी कुछ साल पहले उनको शायद अरेस्ट करते हैं, आज वही उनको सल्यूट कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं वो, यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए उनके सिटीजन्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर कंट्री के लिए उनके सिटीजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कंट्री मैन करेज ना दिखाएं, सिटीजन्स करेज ना दिखाएं, तो कोई भी कंट्री कभी आज़ाद नहीं हो सकती। कंट्री सिर्फ अपने सिटीजन्स की वजह से आज़ाद होती है। वो ये भी बताते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि वो आज़ाद हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, भ्रम था। जब भी ये बड़े होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि वो तो गुलाम हैं। यही नहीं बल्कि जितने लोग उनकी तरह डार्क स्किन वाले हैं सब गुलाम थे। इसी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया, संघर्ष किया और बहुत सालों बाद इसमें उनको कामयाबी मिली। फिर आगे वो बोलते हैं कि जो जुल्म करता है और जो जुल्म सहता है, दोनों कैदी होते हैं। कैसे? एक नफ़रत का कैदी होता है और दूसरा गुलामी का कैदी होता है। वो कहते हैं कि इतने साल से हम लोग अपनी ही ज़मीन से आउटलॉ थे, मतलब हमें अपनी ही कंट्री के लॉज से बाहर किया हुआ था, मतलब हमारे ऊपर कोई लॉज ही नहीं चलते थे। जो वाइट्स का मन होता था वो हमारे साथ करते थे, हमारी वॉइस कंसिडर नहीं की जाती थी, किसी भी डिसीजन मेकिंग में हमें कहीं से भी हमारी वॉइस को कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। इतने सारे बड़े बड़े लोग आज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। ये इंटरनेशनल लीडर्स, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लीडर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो जितने भी इंटरनेशनल लोग आए हैं उनको थैंक्स कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पर आए हैं और एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, विक्ट्री फॉर पीस, विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट जो वहाँ आए हैं वो विटनेस कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुई थी। दैट इज़ दी अपार्थीड सिस्टम, ब्लैक और वाइट के डिफ्रेंसिएशन को, गोरे और काले के डिफ्रेंसिएशन को। फिर वो कहते हैं कि आज फाइनली हमें एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है। वो कहते हैं कि हम प्लेज लेते हैं, हम कसम खाते हैं कि जितने भी लोग हमारी कंट्री में पावर्टी, डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से डिप्राइव होना, किसी चीज़ को छीन लेना, उनसे हक छीन लेना। सो वो कहते हैं कोई भी अब यहाँ पे कोई सफरिंग, जेंडर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं होने देंगे। इस कंट्री में, इस ब्यूटीफुल लैंड में अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को कभी भी ऑप्रेस नहीं करेगा, कभी भी दबा के नहीं रखेगा। और वो कहते हैं कि कभी भी इस ब्यूटीफुल कंट्री का सूरज अब कभी भी डूबेगा नहीं।
सूरज फ्रीडम के लिए रेफ़र किया गया है। हाँ, और इसलिए आखिरी में वो कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनकी स्पीच के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है, लेट फ्रीडम रेन। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं अपनी स्पीच ख़त्म की तो मैंने देखा कि आसपास मेरे बहुत सारे प्लेन्स कितने सिंक्रोनाइज्ड वे में उड़ रहे हैं, कितने अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हैं। ये आप लोग ने खुद देखा होगा जब परेड होती है, जब 15 अगस्त की या 26 जनवरी की परेड होती है, इतने अच्छे से सारे एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ को वो बता रहे हैं कि आसमान में सारे प्लेन्स कितने सिंक्रोनाइज्ड वे में उड़ रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि मिलिट्री हमें सपोर्ट कर रही है। आर्मी के लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सल्यूट कर रहे हैं। सो इससे ये मुझे विश्वास है कि मेरी मिलिट्री, मेरी आर्मी अब मेरा साथ है। अभी कुछ टाइम पहले तक ये शायद मिलिट्री, ये आर्मी हमें पकड़ के अरेस्ट करती, लेकिन आज जो ये नई गवर्नमेंट बनी है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी वजह से आज ये सब लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं और अब हमें अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, ये न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया था, और वो कहते हैं कि काश आज वो लोग ज़िंदा होते, काश वो लोग ज़िंदा होते ये देखने के लिए कि उनके बलिदानों ने कितना ज़्यादा फल दिया है। वो कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, डायमंड्स में, जेम्स में, लेकिन मेरे लिए मेरी कंट्री के सबसे कीमती चीज़ उसके लोग हैं, उसके पीपल हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन वो बोलते हैं, आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। इसका मतलब है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि जब आप अपने करेज पर विक्ट्री पा लेते हैं। एक आपने ऐड भी देखा होगा, डर के आगे जीत है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता होता है, तब वो नहीं कहता कि ये काला है, ये गोरा है, हमें इससे बात नहीं करना चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता है, हम सिखाते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करना। सो जब हम किसी को हेट्रेड सिखा सकते हैं तो लव सिखाना तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि लव तो नेचुरली आता है, डिस्क्रिमिनेशन हेट्रेड तो भरना पड़ता है। लव तो देख के हाय कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे ही प्यार आ जाता है। सो वो ये बताते हैं कि जब वो प्रिजन में थे तो कई बार वहाँ के गार्ड्स में कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी उनके फेस पर ह्यूमैनिटी दिखाई देती थी, और इसलिए कभी भी उन्होंने अपनी फाइट के लिए गिव अप नहीं किया। हमेशा उनको लगता था कि नहीं, ह्यूमैनिटी है। कोई भी इंसान अपने स्किन कलर को चूज़ करके थोड़ी ना जन्म लेता है, वो तो भगवान का दिया हुआ है। एक टाइम था जब ब्लैक्स अफ्रीका में ह्यूमंस की तरह ट्रीट ही नहीं किए जाते थे, वो अपने अफ्रीका में, अपनी कंट्री में भी ह्यूमंस की तरह नहीं रह सकते थे, मतलब उनके पास बेसिक राइट्स तक नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, इनफैक्ट मैं एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं बन पाया, लेकिन मैंने अलग रहकर इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। मेरे को जन्म से फ्रीडम की भूख थोड़ी ना थी, जब कोई इंसान पैदा होता है तब थोड़ी ना उसको पता होता है मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं तो अपनी मम्मी के विलेज की हट के पास दूर तक दौड़ना चाहता था, रिवर में स्विम करना चाहता था, जहाँ तक मेरा मन हो वहाँ तक मैं स्विम कर सकूँ, बस इतना समय चाहता था। मेरे अंदर ये थोड़ी ना था कि मुझे फ्रीडम चाहिए बचपन से। मैं सिंपली खुले आसमानों में सितारों के नीचे खाना खाना चाहता था, कुक करना चाहता था, चलना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीडम नहीं है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये तो सिर्फ एक भ्रम है। तो जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज अ स्टूडेंट मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए। मैंने देखा कि ब्लैक लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इनके लिए लड़ना होगा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि सिर्फ
मैं नहीं बल्कि मेरे कलर के, मेरे जैसे हर इंसान के ऊपर कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ANC ज्वाइन किया और अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ये ब्लैक और वाइट सिस्टम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे क्रिमिनल साबित कर दिया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। 27 साल मैंने जेल में मॉन्क की तरह बिताए और वहाँ से अपनी लड़ाई लड़ी। मैंने हार नहीं माना। मैं जेल में रहा, लेकिन जेल से भी मैंने हार ना मान के मैंने वहाँ से फाइट की। ये लेसन ट्रिब्यूट पे करता है उन ब्लैक हीरोज़ को, उन ब्लैक पैट्रियट्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। कि 10 मई 1994 को ब्राइट डे लाइट है, दिन बहुत क्लियर है। पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट का उद्घाटन समारोह हो रहा था, दैट मीन्स शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर है इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिथोरिया। यस, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय दैट मीन्स इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग हुई थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज से यहाँ पे लोग आए थे। सो जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने शपथ ली थी वो थे मिस्टर डी क्लर्क एंड इन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। फिर उसके बाद धाबो मकाबी आए थे, इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी और लास्ट में नेल्सन मंडेला की बारी आई। इन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली, दैट मीन्स इन्होंने कसम खाई थी। नेल्सन मंडेला ने बताया कि कैसे कई दशकों से, कई सालों से साउथ अफ्रीका वाइट लोगों की सीट ऑफ सुप्रीमेसी थी, मतलब वाइट लोग यहाँ पे रूल करते थे। कैसे यहाँ पर वो रूल करते थे, लेकिन अब सभी लोगों की प्रेजेंस न्यू बॉर्न लिबर्टी या न्यू बॉर्न ग्लोरी को होप दे रही है। अभी कुछ समय पहले तक जिन लोगों को आउटलॉज माना जाता था, मतलब गैर कानूनी माना जाता था, आज अपनी धरती पर दुनिया के इतने देशों के लोगों को बुला रहे हैं, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको होस्ट कर रहे हैं। ये विक्ट्री है। किस चीज़ पे विक्ट्री है? अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम मतलब काले और गोरे में भेद करना। सो ये विक्ट्री है, ये एक विक्ट्री थी। किस चीज़ पे? ये कॉमन विक्ट्री थी, जस्टिस की विक्ट्री थी, पीस की विक्ट्री थी, ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे उनको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। सभी लोगों को पहले गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब उनकी चीज़ों का अभाव होना, बीमारियों के बंधन से मुक्त करने के लिए वो कड़ी मेहनत करेंगे, वो प्रॉमिस करते हैं। साउथ अफ्रीका को अब कभी भी एक दूसरे के ऑपरेशन मतलब उत्पीड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ऑपरेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। दो एंथम्स होते हैं, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। नेशनल एंथम होते हैं, वो दो एंथम एक अफ्रीका का था और एक ब्रिटिशर्स का था, वाइट्स का था। अभी तक कुछ साल पहले तक मतलब कुछ टाइम पहले तक इनफैक्ट दोनों लोग इन दोनों एंथम से नफरत करते थे, लेकिन आज वो लोग इनका एंथम गा रहे हैं और ये लोग उनका एंथम गा रहे हैं और बहुत जल्दी शायद दोनों को एक दूसरे के एंथम याद भी हो जाए। सो ये बताते हैं इनके जो साथी थे, दे वर रेडी टू रिस्क एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ सिर्फ एक आइडिया के लिए। ये आइडिया किस चीज़ का था? फ्रीडम का। ये आइडिया था इक्वालिटी का। वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे सिर्फ फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए। वो बताते हैं कि इवन इन द डार्केस्ट प्रिजन मतलब अंधेरी जेलों में भी कहीं ना कहीं विश्वास था। वो टूटे नहीं, उन्होंने अपनी संघर्ष की लड़ाई हार नहीं मानी। वो कभी भी एक जो दिया था, एक जो लाइक होप थी, उसको कभी बुझने नहीं दिया। नेल्सन मंडेला का विचार था कि हर व्यक्ति के दोहरे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
एक उसकी फैमिली, दैट मीन्स उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उतने उसके पेरेंट्स के प्रति उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और दूसरा उनकी कंट्री, उनके लोगों के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये इम्पॉसिबल था उनके जैसे ब्लैक के लिए कि वो वहाँ पे रहकर अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभा सकें। अगर किसी ब्लैक ने आज़ाद इंसान की तरह जीने की कोशिश भी की तो उन्हें सज़ा दी जाती थी और अलग अलग कर दिया जाता था, इधर उधर कर दिया जाता था। उन्हें अपने जीवन से मतलब बहुत ही सेपरेट लाइफ जीनी पड़ती थी। वो मजबूर कर देते थे कि वो छुप छुप के ज़िंदगी जिए, चोरी जैसा जीवन जिए। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि एज अ वाइफ वो मतलब क्या करते थे वो लोग, आपको हैरेस करेंगे, आपके बच्चों को हैरेस करेंगे। तो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमें हैरेस करें या हमारे बच्चों को हैरेस करें। वो लोग ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि भाई हमको भी हैरेस कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी हैरेस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम फाइटिंग फॉर द कंट्री। तो एज अ रिजल्ट क्या होता था, छुप छुप के इन लोग को काम करना पड़ता था, फैमिली को छोड़ देना पड़ता था। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग अपनी दोनों जिम्मेदारी एक साथ नहीं कर सकते थे। या तो हम अपनी फैमिली को ही डेडिकेट हो सकते हैं या हम अपनी कंट्री के लिए लड़ सकते हैं। दोनों लोगों को साथ में यहाँ पे अफ्रीका में लेके फाइट करना पॉसिबल नहीं था। इसी फ्रीडम की इच्छा की वजह से एक कमज़ोर पर्सन एक बोल्ड, एक साहसी पर्सन में चेंज हो गया। वो एक कानून को पालन करने वाले वकील हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो डाकू बन गए, छुप छुप के जीते थे, छुप छुप के लॉ के अगेंस्ट काम करते थे, आउट लॉ हो गए। वो ये बात जानते थे कि जो ऑप्रेस्ड है, मतलब जिसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसको मुक्त कराना है, उसको लिबरेट कराना है, हर हाल में उसको हमें बचाना है। और जो ऑप्रेस कर रहा है, जो ऑप्रेसर है, वो भी हेट के बंधन में बंधा हुआ है। दोनों में ह्यूमैनिटी की कमी है। दोनों को मुक्ति मिलनी चाहिए, जो ऑप्रेस कर रहा है और जो ऑप्रेस हो रहा है। सो नाउ let's learn some objectives. So basically, what is the objective of this chapter? To help the children know about great freedom fighter of South Africa. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। एम्पी थिएटर। सो एम्पी थिएटर इस तरह का होता है, एक ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीट्स होती हैं, आउटवर्ड ऐसे होता है और नीचे सेंटर ओपन स्पेस होता है, एरिना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूजुअली गैदर इन एन एम्पी थिएटर फॉर अ शो, राइट। अब नेक्स्ट है शेवरॉन। सो शेवरॉन जो होता है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, इस तरह से होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अ शेवरॉन ऑफ जेट प्लेन्स मेक अ स्मोक ऑफ ट्रायल ऑफ सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन कलर इन द स्काई ऑन द रिपब्लिक डे इन इंडिया एवरी ईयर, राइट। अब आते हैं जेम्स। जेम्स क्या होता है, एक प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, स्पेशली व्हेन कट और पॉलिश्ड, जब भी हम उसको कट करके पॉलिश, फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ऑल, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, विच कैन डीके, जो डीके हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीजुडाइज। सो प्रीजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन. It was the prejudice of the whites that did not allow blacks to sit and share their food with them. सो एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेल्सन मंडेला स्वेयर्स in as the first black president of South Africa